हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैव गैस या गोबर गैस के बारे में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि गोबर गैस या जैव गैस की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें जैव गैस को बायोगैस कहा जाता है और इसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। जैव गैस किन किन चीज़ों से मिल के बनता है, तो यहाँ पे देखिए, गोबर, फसलों के अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके और वाहित मल, तो ये सब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होते हैं, मिलकर बायोगैस का निर्माण करते हैं या बायोगैस को बनाते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर क्या करते हैं, बायोगैस का निर्माण करते हैं। मेन कंटेंट है इसका, मुख्य घटक है इसका गोबर, इसीलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। तो एक प्रकार से हमने जैव गैस को परिभाषित कर दिया, ये बता दिया कि जैव गैस गोबर, फसलों के अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके और वाहित मल के अपघटित होने से बनते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होने से बायोगैस बनता है। आइए देखते हैं इसका निर्माण या उत्पादन किस प्रकार किया जाता है या किस प्रकार होता है। बायोगैस का निर्माण या उत्पादन पूरी तरह से क्या है, ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका अपघटन करते हैं। जो हम स्लरी के रूप में डालते हैं उसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो बायोगैस का निर्माण और उत्पादन प्रक्रिया जो होता है वो पूरी तरह से जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें बैक्टीरिया भाग लेते हैं और बैक्टीरिया की सहायता से ही क्या होता है, ये जैविक अपशिष्ट को क्या किया जाता है, बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग क्या है, गोबर का होता है। तो इसे आप जैविक अपशिष्ट कह सकते हैं क्योंकि ये जीवों से मिले हुए कार्बनिक पदार्थ हैं, इसलिए इसे जैविक अपशिष्ट भी कहा जाता है। तो स्लरी को जैविक अपशिष्ट पदार्थ या कर्दम भी कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया कैसा होता है इसका और कैसे कैसे इसमें स्लरी मिलाया जाता है, इसको हम आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैव गैस का मुख्य घटक क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जैव गैस का प्रमुख गैस होता है वो होता है मीथेन। 50 से 75% मीथेन गैस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका 25 से 35% कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन होता है आपका 0 से 10% और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है आपका 0 से 3% और हाइड्रोजन होता है आपका 1%, 0 से 1%। अब उसके बाद देखते हैं जैव गैस के लाभ। तो जैव गैस या गोबर गैस के क्या क्या लाभ हैं। तो वैसे तो जैव गैस और गोबर गैस से बहुत सारे लाभ हैं, पर हम कुछ लाभ को यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक नवीकरणीय योग्य क्या है, ऊर्जा स्रोत है। इसका इस्तेमाल आप बारंबार कर सकते हैं, यह कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। दूसरा देखिए, प्रदूषण रहित होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी वर्तमान समय में प्रदूषण को कम करना। तो यह बायोगैस एक प्रकार से प्रदूषण रहित गैस है और ये प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है। तो ये मनुष्य और जंतुओं और वातावरण सबके लिए सुरक्षित होता है यह गैस। उसके बाद देखिए तीसरा, खाना पकाने और रोशनी हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा देखिए, पोषक तत्वों से भरपूर होता है यह। फसलों में खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बहुत ही उन्नत किस्म का खाद बन जाता है, जिससे कि आपको रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे ये पौधों की आसानी से ग्रोथ में सहायक होते हैं। उसके बाद देखते हैं जैव गैस के हानियाँ, जैव गैस के नुकसान। वैसे नुकसान तो बहुत कम है। पहला नुकसान है, प्लांट टैंक के अंदर का तापमान 32 से 35 डिग्री। जो ये प्लांट होता है, इसके टैंक के अंदर का तापमान 32 से 35 रखना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत ही अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस प्लांट को और बना चुके हैं और उनकी देखरेख में उनका अनुभव रहा है। दूसरा ये इसका हानि है कि अगर टैंक को मकान के पास, अगर जहां आपको गैस का इस्तेमाल करना है तो आपका मकान वहां पे पास होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। अगर दूर होगा तो पाइप फिटिंग चार्ज में आपका कॉस्ट क्या होगा, लागत बढ़ जाएगा। यही इसका एक और हानि है कि कास्टिंग इसका बढ़ जाएगा। अगर ये आपके मकान से जहां आपको यूज़ करना है गैस, उससे अगर आपका प्लांट अगर दूर हुआ तो आपको इसमें खर्चा पाइप का ही बढ़ेगा। और बाकी तो ये जो प्लांट है बहुत ही कम कीमत में बन जाता है और एक बार बनने के बाद कम से कम 20-25 साल तक आपको इसका दोबारा इसको बनवाना नहीं पड़ेगा, खर्चा नहीं आता है इसमें। आइए इसे एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है और कैसे इसमें गैस का उत्पादन किया जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये यहाँ क्या करते हैं, यहाँ प्रवेश कराते हैं स्लरी को, घोल को। किसके घोल को, गोबर, फसलों के अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके और वाहित मल को क्या करते हैं, एक साथ घोल के इसमें डाल दिया जाता है। और ये प्रवेश मार्ग के माध्यम से देखिए नीचे होता हुआ कहाँ जाएगा, ये संपाचित्र या डाइजेस्टर में मिल जाता है।
संपाचित्र या डाइजेस्टर में आने के बाद कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, इसमें गैस का प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाता है, गैस का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। और गैस कहाँ इकट्ठा होता है, ये गैस खाली जगह में इकट्ठा होता है, खाली जगह होता है वहाँ इकट्ठा होता है गैस। यहाँ देखिए, और ये पाइप लगा दिया गया है, यहाँ वॉल लगा दिया गया है, ये आपका गैस पाइप यहाँ से बाहर निकलता है गैस, इसको आप रसोई तक ले आ सकते हैं पाइप के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है, इसमें अपन कंटिन्यू क्या करते हैं, गोबर का घोल को स्लरी बना के डालते रहते हैं। डालना बंद करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, गैस बनने का कम हो जाएगा। इसलिए हमको कंटिन्यू डेली प्रतिदिन के हिसाब से हमको उसमें स्लरी मिलाना ही पड़ेगा। जब ये ज़्यादा हो जाता है और यहाँ से ओवरफ्लो होता है, क्या होता है, ओवरफ्लो के रूप में हमको खाद प्राप्त होता है, जो कि फसलों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि फसलों के ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए इनका कोई भी चीज़ बेकार या वेस्ट नहीं जाता, इनका हर चीज़ आपको फ़ायदा दे के ही जाएगा। तो ये क्या है, आपका निर्गम टंकी कहलाता है, ये आपका प्रवेश मार्ग हो गया। ऊपर देखिए मिट्टी से ढका रहता है, ये गैस पाइप हो गया, और ये आपका डोम बना है, जो गुम्बद जैसा बना है, ये आपको ऊपर मिट्टी में दिखाई देगा। ये यही से क्या करते हैं, इसमें गैस पाइप का कनेक्शन लेते हैं। तो ये हो गया आपका स्थिर गुम्बद टाइप का एक, ये आपका बायोगैस का प्लांट है। एक फ्लोटिंग टाइप का बायो प्लांट आता है, और ये दूसरा है आपका स्थिर गुम्बद टाइप का बायो प्लांट, या इसको आप बायोगैस संयंत्र बोल सकते हैं या बायोगैस प्लांट बोल सकते हैं। तो ये बना होता है, ईंटों का बना होता है। ये जो दीवार है आपका, ये देखिए सब, ये चारों तरफ ये ईंटों का मजबूत बना होता है दीवार। तो इसमें लीकेज की संभावना नहीं होती। बाई चांस लीकेज हो जाता है तो उसका मरम्मत किया जा सकता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।